हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्यूरियोसिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री को। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री में और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बिगिनिंग ऑफ केमिस्ट्री। यानी हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी है और ये क्लास 11 से कैसे डिफरेंस है, ठीक है, कैसे डिफरेंट है क्लास 11th के केमिस्ट्री से, और क्या अप्रोच हम लोग रखेंगे कि क्लास 12th में बोर्ड्स में और जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे यार आज हम लोग क्लास 12th की इस केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्लास 12th के केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, जैसा कि हम लोग 11th में भी जाने थे। एक तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक और तीसरा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लास 11th एंड 12th, और ये डिफरेंस क्या है हमारे यूनिट्स का। हमने जैसा कि जाना था कि क्लास 11th में ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 चैप्टर्स थे, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स। अब जिन स्टूडेंट्स का बाकी फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक था, तो इस बार कुछ सिनेरियो अलग होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का क्लास 11th जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए चीज़ें आसान थोड़ी सी नहीं होंगी, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं और आप एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 ईयर है। तो मैं आप सभी को चाहूँगा कि आप एक अच्छे से एफर्ट लगाएं और मेहनत करें, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी है सबसे पहले। और आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट को। तो क्लास 12th के अंदर हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 चीज़ें कवर है, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि एनसीईआरटी के पार्ट 1 में 2 पार्ट है, ठीक है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री और है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस बार दूसरे पार्ट में, पूरे सेकेंड पार्ट 2 में हमारा जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक। एनसीईआरटी बुक्स को एज ए सिलेबस लेकर चलेंगे, उन चीज़ों को कवर करेंगे। फिर भी एनसीईआरटी का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है केमिस्ट्री में, जैसा कि आप सब जानते हैं, और अभी हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे भी कैसे, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर हमारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, जिसमें आपको टोटल चैप्टर्स जो 12th के अंदर पढ़ने हैं वो हैं 9। टोटल 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने, रिमेनिंग आपको ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ने। तो हम लोग पार्ट 2 ऑर्गेनिक की बातें अभी नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ इस पार्ट 1 की बात कर रहे होंगे, जिसमें 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो है जिसे आपको पढ़ना है वो है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ना है। तो ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिलाकर, जैसा कि आपको पता है, पहले ये समझिए, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है टोटल 100 मार्क्स, और ये जो 100 मार्क्स है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो एक है 70 मार्क्स थ्योरी का और 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल का। तो हम लोग इस पर फोकस कर रहे होंगे। इन 70 मार्क्स में हमारा 23 सिर्फ फिजिकल का वेटेज है। कितना? 23 फिजिकल का वेटेज है, जिसमें हम लोग के टोटल 5 चैप्टर्स है। कितने? 5 चैप्टर्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और जिनमें 23 मार्क्स है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ बोल सकते हो, जो हमने एनालिसिस किया है, कि सॉलिड स्टेट से अराउंड 4 मार्क्स टू 5 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन पे वेटेज रखते हैं। स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो हमने फिजिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड करके रखे हुए हैं। हमारे फिजिक्स के जो लेक्चर हैं वो अपलोडेड हैं और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और हमारे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हो, डेट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हेडिंग लगा लेंगे सब लोग। नई कॉपी है सर जी, सॉलिड स्टेट कैसे पढ़ाई हो रही होगी, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे एक एक करके, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। कोशिश करूँगा कि अल्टरनेटली मैं एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स का लेक्चर अपलोड करूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। तो सॉलिड स्टेट देखिए, जैसा कि मैंने कहा, क्लास 12th और 11th सेपरेट नहीं है, दोनों इंटरलिंक्ड है। इस बात को समझना होगा हमें कि क्लास 12th और क्लास 11th 2 डिफरेंट क्लासेस नहीं है, एक ही कॉइन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक ही कॉइन के 2 फेसेस हैं। तो हमने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ रखा था, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, क्या क्या होते हैं? एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। नहीं सर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं।
नहीं नहीं सर 19 होते हैं सर, होते हैं 5 भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन हमने जो मेनली पढ़ने हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, तो जब हमने 11th में पढ़ा था तो हमने मेनली गैसियस स्टेट के ऊपर बात किया था, बॉयल्स लॉ और डिफरेंट लॉज के ऊपर, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ एंड डिफरेंट लॉज। तो हमने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा था और लिक्विड भी था थोड़ा सा। लेकिन अगर आप फिर से थोड़ा सा याद करो, अगर क्लास 11th के फिजिक्स के ऊपर भी बात करें तो फिजिक्स के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ रखा था जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मेनली जो हमारा लिक्विड्स है, इनको लिक्विड्स एंड गैसेस को हमने फ्लूइड्स में भी पढ़ रखा था, ठीक है, और लिक्विड्स की ज़्यादातर बातें फ्लूइड्स के अंदर ही हुई थी, ठीक है। तो हमने ये 2 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा था, ठीक है, मतलब आपने जिन भी टीचर से पढ़ा हो वो आपको पढ़ाए होंगे या फिर आपने जैसे भी पढ़ा हो, ठीक है। लेकिन ये स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड वो उस टाइम पे नहीं आया था जबकि चैप्टर का नेम था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो सॉलिड स्टेट था ये क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे हो क्यों ये सॉलिड स्टेट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले ये समझेंगे व्हाट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इसे रेज कर दें, सॉलिड स्टेट आराम से समझना है ना। सॉलिड स्टेट क्या है, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, ये तो है जिसमें मैटर में क्या होना चाहिए, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होना चाहिए, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अगर हम लोग एक सॉलिड बना लें, ये एक सॉलिड है, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में एक हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोज पैकिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज पैकिंग होना चाहिए और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। देखिए क्या आप देख सक रहे हो यहाँ पे क्लोज पैकिंग है, बिल्कुल ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दिखा रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकल्स। एटम से भी अच्छा रहेगा पार्टिकल्स लिखना, पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये इट कैन बी एटम और इट कैन बी आयंस और इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। देखिए कब हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को सॉलिड स्टेट कहेंगे, जब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, क्या हो, जो पार्टिकल्स है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो और दूसरा चीज़ है कि पैकिंग कैसा हो, क्लोज हो, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो, तो अब हम लोग इसको क्या रेफर करेंगे, सॉलिड स्टेट। क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट। और हम लोग क्या चीज़ें बोल सकते हैं, जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है, देखिए स्टूडेंट समझिएगा, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फ्री स्पेस नहीं होगा। क्या बोलेंगे, फ्री स्पेस नहीं होगा, ठीक है, फ्री स्पेस नहीं होगा इनके बीच में, ठीक है, बहुत ही लेस होगा या फिर आप क्या बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लेस होगा, ठीक है। और क्या चीज़ें हो रही होंगी, एक चीज़ और हो रहा होगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनमें वाइब्रेशनल मोशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, वाइब्रेशनल मोशन। अच्छा ये वाइब्रेशनल मोशन बोलने का क्या मतलब है, वाइब्रेशनल मोशन, देखिए समझिए, जब भी हम लोग गैसेस की बात कर रहे होते हैं, क्या, जब हम गैसेस की बात कर रहे होते हैं या लिक्विड की बात कर रहे होते हैं, तब हम लोग क्या जानते हैं कि गैसेस एंड लिक्विड कैन फ्लो। अच्छा देखिए आप जानते हैं गैसेस में डिफ्यूजन देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, उनमें मोशन होता है। लेकिन यहाँ सॉलिड स्टेट में हम लोगों को रैंडमली पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल्स क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स डू नॉट मूव रैंडमली, डू नॉट मूव रैंडमली, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स रैंडमली नहीं मूव करते हैं, पोजीशंस आर फिक्स्ड बेसिकली, मतलब ज़्यादातर पोजीशन फिक्स होता है और वहीं पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस हो रहा होता है, ठीक है। कुछ सॉलिड्स में थोड़ा ज़्यादा, कुछ में थोड़ा कम, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोगों को कहीं पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है और वहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, होता है क्या, नहीं ना। तो कुछ सॉलिड के एग्जांपल्स जैसे स्टोन, जैसे आयरन रॉड,
ये सारी चीज़ें, ग्लास, ये सब चीज़ें क्या है, सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो अभी हम लोग सॉलिड स्टेट को समझ गए क्या होता है, क्या समझे आप, व्हाट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट उसको बोलेंगे जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। दूसरा चीज़, क्लोज पैकिंग हो पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स किसको रेफर कर रहे हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे NaCl ले लो, NaCl, तो ये यहाँ पे एक सॉलिड है, ठीक है, नमक, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। फ्री स्पेस नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहे होंगे। क्या शो कर रहे होंगे, वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहे होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड स्टेट में होगा, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ाई कर रहे होंगे जिसमें मैं पूरे ही लेक्चर्स आपको अपलोड करके दे रहा हूँगा यूट्यूब पे, ठीक है, जिससे आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे हो गए, यानी JEE नीट के लिए, तो वो मैं आगे के 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको बता रहा हूँगा, ठीक है। तो अभी समझते हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड स्टेट का। सो नंबर 1, आप लोग ये पढ़ रखे हैं 9th क्लास में, ठीक है, फिर भी एक बार रिकैप थोड़े अलग अंदाज में। पहला चीज़, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट का, सॉलिड पार्टिकल मैटर का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। कैसे, देखिए, रीज़न क्या है, ये चीज़ लिख देने से नहीं होता है, रीज़न जानना है हम लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या जानेंगे, लिखेंगे रीज़न में, यानी रीज़न समझेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, इज हाई, ठीक है, ज़्यादा होता है। द सेकेंड पॉइंट इज कि क्लोज्ड पैकिंग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमारा डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और जो हमारा वॉल्यूम है वो भी फिक्स होगा। क्या होगा, वॉल्यूम इस वजह से फिक्स होगा। पार्टिकल्स का फिक्स पोजीशन है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। अब पार्टिकल्स का अगर फिक्स पोजीशन है, समझिए, अगर पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स है, यानी ये यहीं पे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अगर पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स है और वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, तो क्या शेप फिक्स नहीं होगा, तो जवाब है हाँ, ये यहाँ से यहाँ थोड़ी जा सकता है, वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं पोजेस करता है, ठीक है, वेरी वेरी लेस, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शेप फिक्स है, और ये फिक्स है तो फिर वॉल्यूम भी फिक्स है, क्योंकि शेप फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। द सेकेंड प्रॉपर्टी, अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है हाई डेंसिटी एंड लो इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, क्या, लो कंप्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी नहीं, लो कंप्रेसिबिलिटी। सेकेंड क्या लिखेंगे, हाई डेंसिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी भी लो होगा, कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं आप, हाँ सर समझते हैं, स्पॉन्ज जो होता है उसको दबा देते हैं तो फिर दब जाता है, इसको हम लोग कंप्रेस होना बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम्हारी मम्मी तुमको मारती है जब, तो तुम्हारा गाल भी ऐसे करके ऐसा हो जाता है क्या कुछ तो यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है हमारा फेस भी। तो क्या देख सकते हैं, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। देखिए जैसा कि अभी हमने समझा कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो हमें पता है कि डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंसिटी हाई होगा, हाई डेंसिटी होगा। रीज़न हम लोगों को पता है, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड,
इसी वजह से, और इसी वजह से कंप्रेसिबिलिटी भी लो होता है। इन सब का रीज़न क्या है? रीज़न है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनका डेंसिटी भी ज़्यादा है और कंप्रेसिबिलिटी भी लो है। नंबर थर्ड, स्लो डिफ्यूज़न। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे लिख दें? नंबर थर्ड, स्लो डिफ्यूज़न। स्लो डिफ्यूज़न, इसको भी आप समझ सकते हो, डिफ्यूज़न, स्लो डिफ्यूज़न। रीज़न क्या होता है? अच्छा, गैसेस की बात करें, बहुत आराम से समझेंगे हम लोग। अच्छा, घर पे अगरबत्ती हम लोग लाइट करें, अगर किसी कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में लाइट कर दिए एक अगरबत्ती, देखिए ये है हमारा कॉर्नर और यहाँ पे हमने 2 अगरबत्ती लगा दिया, तो ये यूं यूं बना दिए, ठीक है। तो मान लेना भाई अगरबत्ती है, ऐसे करके, और ये फ्लेम्स इससे निकल रहे हैं, तो ये पूरे रूम में क्या हो गया? यहाँ भी स्मेल आ रहा है, यहाँ भी स्मेल आ रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह पे स्मेल आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं गैसेस के, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे रैंडमली मोशन करते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठते हैं, हर जगह पे घूमते फिरते रहते हैं। जैसे तुम घूमते फिरते रहते हो अपने दोस्तों के घर आगे पीछे, ठीक है, इधर उधर, ठीक है। तो इसी तरह पार्टिकल्स भी तुम्हारे जैसे बदमाश इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं, ठीक है, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और एक और हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है। तो जब मोशन ही नहीं होगा तो डिफ्यूज़न कैसे होगा? तो रीज़न क्या है कि पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, पार्टिकल्स के पोजीशन जो हैं वो फिक्स्ड हैं, पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस ऑलमोस्ट। ये 100% नहीं कि बस यहीं पे रहेगा, हल्का वाइब्रेशनल मोशन करता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड पोजीशन होता है। क्या होता है? फिक्स्ड पोजीशन होता है। देयरफॉर डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। इस बात को तुम समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टेट, दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एक बात समझना, तुमने क्लास 11 में एक चीज़ पढ़ा था, बॉन्ड एनर्जी। क्या? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल्स, जो भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, अभी बहुत बार ये डब्बा बनाने वाले हैं हम, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं, ओवरलैप करना नहीं है लेकिन हो जा रहे हैं, आप समझ लेना थोड़ा। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, और इस बॉन्ड को में बॉन्ड एनर्जी होता है। और इस बॉन्ड एनर्जी को, अगर हमको इस पार्टिकल को मेल्ट करना है तो इस बॉन्ड एनर्जी को, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। और हम लोग जानते हैं कि मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्या? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न क्या है? अच्छा, मेटालिक बॉन्ड ही नहीं, बहुत सारे सॉलिड्स में जो बॉन्ड होता है, अगर मेटल्स है तो मेटल्स के बॉन्ड, या फिर कोवेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्ड, और आयोनिक है तो आयोनिक बॉन्ड। लेकिन बेसिकली अगर सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से एनर्जी भी ज़्यादा है। बॉन्ड के बीच का एनर्जी कहने का मतलब ज़्यादा है। क्या? बॉन्ड एनर्जी हाई है, इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं सॉलिड स्टेट में कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये वो बातें थी जो आप पहले से भी जान रहे थे। अब क्लास 12 की बातें स्टार्ट होंगी, तो अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ सॉलिड के ऊपर बात कर रहे होंगे। चलिए लिख लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ सॉलिड। इसको भी इरेज कर दें, हेडिंग देंगे फॉर्म्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, या फिर सॉलिड। इसको आप क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हो ऐसा, ठीक है, कि ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। क्या? दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे एमरफस सॉलिड और दूसरे होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या? एमरफस सॉलिड
एमरफस सॉलिड, और दूसरे होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि ग्लास, रबर, और हम लोग बात करें प्लास्टिक, ये सब, क्ले। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स देखिए यहाँ पे फिक्स शेप नहीं होता है, जहाँ पे फिक्स शेप ना हो, कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म ना हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं एमरफस सॉलिड। वहीं हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, जैसे कि डायमंड, NaCl, ZnS, ठीक है, KCl, ETC, इस तरह की जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह के जो सॉलिड्स हैं, कहने का मतलब है इनको कहा जाता है ट्रू सॉलिड्स या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, एक डेफिनेट शेप को पोजेस करते हैं। तो हम लोग इसमें अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किए कि अगर डेफिनेट शेप पोजेस कर रहा है तब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर वो डेफिनेट शेप नहीं पोजेस कर रहा है तो एमरफस सॉलिड है। ऐसा आप अभी के लिए समझ सकते हो। क्या? अगर एक बार लाइन में अगर हमको समझना हो तो इस बात से आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके दोनों के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे होंगे कि एमरफस सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या खासियत है, यानी क्या क्या उनके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे एमरफस सॉलिड। ये जो एमरफस वर्ड है ये अमॉर्फे वर्ड से आया है। किसे? अमॉर्फे। ठीक है, ये जो अमॉर्फे वर्ड है, ठीक है, इस अमॉर्फे वर्ड से आया है। ये अमॉर्फे एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है शेपलेस। देखिए स्टूडेंट्स, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि अमॉर्फे का मतलब क्या होता है, शेपलेस, और शेपलेस यानी कि शेप फिक्स नहीं है, और इन्हीं को बोला जाता है एमरफस सॉलिड। सर ग्लास का तो फिक्स शेप है ना, रबर का भी है। अच्छा रबर का नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन ग्लास का तो है, फिर आपने कैसे इसे इधर लिखा? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में कि ग्लास, यहाँ तक तो ठीक था सर कि क्ले है, प्लास्टिक है, रबर है, सब कुछ सही है, लेकिन ये ग्लास, तो हम लोग समझेंगे कि ग्लास कैसे एक ट्रू सॉलिड ना होकर, क्रिस्टलाइन सॉलिड ना होकर, क्रिस्टलाइन सॉलिड ना होकर एक अमरफस सॉलिड है। क्योंकि ग्लास क्रिस्टल्स हम लोग बहुत बार बोलते रहते हैं, है ना, लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, एक अमरफस सॉलिड है। क्या है? अमरफस सॉलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग कुछ अमरफस सॉलिड्स के बारे में बातें कर रहे होंगे कि ठीक है अमरफस सॉलिड किसे कहते हैं। तो इसे रेज कर ले, लिखेंगे अमरफस सॉलिड, हेडिंग दे दीजिए। कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि जो नोट्स आप बनाएंगे वो बेस्ट नोट्स होंगे। बाकी मैं हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर रहा हूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन में आप चेक कीजिएगा तो आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमरफस सॉलिड। क्या लिखेंगे? अमरफस सॉलिड। किसे बोलते हैं अमरफस सॉलिड? ऐसा सॉलिड जिसके अरेंजमेंट, जिसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो, इर्रेगुलर हो, यानी एक रैंडम हैप्पैजार्ड अरेंजमेंट हो। जैसे अगर हम लोग 2 तरह के पार्टिकल्स को डिनोट करें, यानी कोई कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड है जिसमें क्या है 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, तो एक को प्लस से एक को माइनस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जनरेट करने के लिए, ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये बस पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस, फिर प्लस 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 आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, और फिर कोई पार्टिकल यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, फिर एक प्लस आ जा रहा है बीच में कहीं, और फिर माइनस, फिर प्लस भी आ जा रहा है, और कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, या फिर माइनस, और इधर एक माइनस आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या कोई रेगुलर अरेंजमेंट है? अच्छा पार्टिकल्स का अगर शेप आपको एक जगह लग रहा है तो उसको भी थोड़ा अलग कर लीजिए, आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ पार्टिकल्स कहीं पे कोई भी है प्लस आ रहा है, कहीं भी कोई माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, और किसी भी जगह पे एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अमरफस सॉलिड। यानी हम लोग बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ सॉलिड in which
the constituent building particles having an irregular arrangement but ठीक है, एक बात समझिए, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है फिर भी इसमें कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज यानी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि सॉलिड के हैं वो पोजेस करेगा, बट स्टिल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्टिल it possesses some of the mechanical properties क्या क्या वो प्रॉपर्टीज है जो एमरफस सॉलिड भी पोजेस करता है? तो जवाब है इनकम्प्रेसिबिलिटी। क्या? इनकम्प्रेसिबिलिटी, यानी ये कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है ये भी, जिस तरह हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा चीज़ है रिजिडिटी, इसमें भी रिजिडिटी होता है, जैसा कि आप देख सकते हो ग्लास का मैंने नाम लिखा है रिजिडिटी में, ठीक है, मतलब कि वो रिजिडिटी हम लोग को पता है ग्लास बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है, अगर आप फोर्स लगाओगे तो ब्रेक हो जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, तो रिजिडिटी भी पोजेस करते हैं। एंड द थर्ड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए सॉलिड में आप जब भी सोच रहे हो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड से थोड़ा अजीब फील आ रहा है तो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आप सॉलिड वर्ड सुनते साथ ऐसा सोचते हो स्टोन, कुछ ऐसा, या फिर आयरन, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ होता है? देखिए लेकिन ऐसा भी तो मटेरियल्स हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा रेगुलर होगा, ठीक है, जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं उसी तरह से, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ये शो कर सकता है। अब लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ऐसा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो बिल्कुल एमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन के जैसा शो करता है, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे भी हैं जो कि सेम नहीं होते, तो वो कौन से प्रॉपर्टीज़ है? तो क्या लिखेंगे? शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ये वो दो प्रॉपर्टीज हैं, शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ये वो दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि शो नहीं करता है, डू नॉट पोजेस डेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कौन? एमरफस सॉलिड। कौन? एमरफस सॉलिड डू नॉट पोजेस डेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म कहने का क्या मतलब है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक प्योर क्रिस्टल फॉर्मेट से बने होते हैं, यानी ए नंबर ऑफ यूनिट से बने होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं, जो कि क्या होता है, जिनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, और वो क्रिस्टल्स का एक फिक्स फॉर्म होता है। क्या होता है? एक फिक्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, जैसे क्यूबिकल हो सकता है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, और देयर आर डिफरेंट अदर फॉर्म्स। लेकिन हम लोग एमरफस सॉलिड में इस चीज़ को नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि एमरफस सॉलिड में एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम लोगों को रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखने को मिलता है, लेकिन हम लोगों को डेफिनिट शेप नहीं देखने को मिलता। क्या नहीं देखने को मिलता है? डेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ये दो चीज़ें हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए एक चीज़ और जानिए, इसीलिए इनको कहा जाता है नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर जूडो सॉलिड्स। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे व्हाट इज एमरफस सॉलिड, ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट आर जूडो सॉलिड्स, या जूडो सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। तब आपके टीचर जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे या फिर एग्जामिनर, तो आपको समझना है कि इनको ही कहा जाता है जूडो सॉलिड। क्या कहा जाता है? देयरफॉर एमरफस सॉलिड्स are also known as pseudo solids, ठीक है, यानी बिहेव करते हैं ट्रू सॉलिड के ऐसा, लेकिन सॉलिड नहीं है पूरी तरह से। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं और हम लोग समझेंगे। क्या आपने
स्कूल जाएंगे तो स्कूल में आप लोग क्या देखते हो, या फिर घर में जो पुराना घर होते हैं, या फिर स्कूल के बहुत पुराने विंडोज़ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ग्लास लगे हुए रहते थे, बहुत पुराने पुराने बिल्डिंग्स में, ठीक है। या फिर तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे जो ये लाइंस होते हैं जहाँ पे चेम्बर इस तरह से बना होता है, ठीक है, इसके नीचे में देखोगे तो ग्लास का जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है। क्या, जो हमारा प्लेन ग्लास होता है लगा हुआ, उस ग्लास को ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो ग्लास होगा वो नीचे बॉटम साइड में थोड़ा सा थिकर होगा, बहुत पुराना होना चाहिए, 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स, या फिर मैक्स और थोड़ा ज़्यादा हो तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब और अच्छा चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे कि थिकर एट बेस होता है, बेस में थिक होता है, वहीं थिनर हो जाता है ऊपर में, ठीक है, थिनर। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आपने सोचा कभी? अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो अभी जाके करना, ठीक है। अगर आपको ऐसा कभी भी मौका मिले, जब आप देखो तो उस चीज़ को फील कीजिएगा टच करके, थोड़ा सा आपको थिकर लगेगा बेस में आकर। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सॉलिड्स जो यहाँ पे ग्लास है, ग्लास एक एमरफस सॉलिड है। क्या है? ग्लास एक एमरफस सॉलिड है, और जो एमरफस सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उनको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ऐसा क्यों बोला जाता है? इसी वजह से, ठीक है, कूल्ड लिक्विड्स, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में भी बहुत ही स्लो मूवमेंट दिखाते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है। जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं ना, ये पार्टिकल्स धीरे धीरे बहुत ही स्लो रेट में नीचे आ रहे होते हैं। ये अच्छा इस तरह नहीं बनाएंगे, एमरफस सॉलिड है ना, तो हम क्या देखेंगे, अगर पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये नीचे की ओर, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे नीचे आ रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ प्रोसेस इतना स्लो है, वेरी स्लो प्रोसेस है, इसीलिए हम लोगों को वेरी स्लो प्रोसेस है, इसीलिए हम लोगों को बहुत टाइम के बाद, आफ्टर सेवरल ईयर्स, हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलता है। इसीलिए इनको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स, और इसीलिए इनका नाम क्या है? जूडो सॉलिड्स भी है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि जूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स किनको कहते हैं? एमरफस सॉलिड के ही दो नाम हैं। क्यों है? क्योंकि इन चीज़ों से आप समझ सकते हो क्या चीज़ें रीज़न है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा और आपको फील कराने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट घर में नहीं करना है। क्या? घर पे ना करे इस एक्सपेरिमेंट को। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई नो द इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना शायद। तो क्या हम लोग करेंगे कि ग्लास ले लेंगे। क्या? ग्लास समझ रहे? शीशा, उसको हीट एनर्जी देना है। क्या देना है? हीट एनर्जी देना है। अच्छा, जब ग्लास को हीट एनर्जी दिया जाता है, आप डिस्कवरी में भी देखोगे मेल्टिंग ऑफ ए ग्लास, या फिर कभी यूट्यूब पे भी सर्च करके देखना कि ग्लास कैसे मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने कभी रियल में नहीं देखा है तो, ठीक है। तो ग्लास मेल्ट हो जाता है। क्या होता है? इट मेल्ट्स, जैसा कि होना चाहिए, लेकिन मेल्ट होने के बाद भी इट मेल्ट्स एंड फ्लो, बट होता क्या है? इट मेल्ट्स एंड फ्लो, लेकिन विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, चेंजिंग इनटू लिक्विड्स। अच्छा, ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब है ना? अजीब सर, फ्लो हो रहा है। क्या? ग्लास फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं, क्योंकि वो किस स्टेट में? अमरफस सॉलिड है, और अमरफस सॉलिड फ्लो करते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं। कैसे हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स इनको कहा जाता है। ये फ्लो तो करते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट में, और यहाँ पे फ्लो हो रहा है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास बात है, कुछ बातें एमरफस सॉलिड की, ठीक है। अब हम लोग एमरफस सॉलिड में जितनी भी चीज़ें थे वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको, इन सबको आप लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको अभी नहीं बताया है, तो स्टूडेंट्स टेंशन ना ले, उसे मैं बता दूंगा, दैट इज आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अलग से पढ़ रहे होंगे, पहले हम लोग एमरफस और क्रिस्टलाइन पढ़ लेंगे, उनके जब अरेंजमेंट्स की बात करेंगे। अच्छा, एक लिख लीजिए, वैसे इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
वैसे इस बात को भी हम लोग आगे उसी टाइम पे बता दे रहे होंगे आपको, जब हम आपको आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक अलग से बता रहे होंगे इसके बाद, एमरफस और क्रिस्टलाइन के बाद। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लेंगे। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है मोदी रोजगार दो, ऐसा कुछ आप भी तो ट्वीट नहीं कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो तो करो यार, मुझे क्या तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मतलब कि मुझे भी मतलब है, लेकिन इन कंट्रोवर्सियों से दूर रहें चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किन्हें कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, इनका एक ही नाम मैं आपको बोलूंगा, डेट इज ट्रू सॉलिड्स। इनको क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड्स। क्यों बोलते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल रेगुलर होता है। कैसा होता है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी आप ऐसा कह सकते हो, अगर हम लोग इसके अरेंजमेंट को बनाएं तो अगर दो पार्टिकल्स, एक कंपाउंड मान लें जिसमें दो पार्टिकल्स है, एक को प्लस से डिनोट करें, एक को माइनस को, एक एलिमेंट को प्लस से, एक एलिमेंट के एटम को माइनस से, तो एक प्लस आएगा तो एक माइनस, फिर एक प्लस आएगा, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, और 1 2 3, अच्छा एक और माइनस बना ले, ये माइनस, और फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे फिर से वापस से देखने को मिलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे इसी तरह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल एक के बाद एक पार्टिकल्स जो है ऊपर डाउन अप एंड डाउन, ठीक है, अरेंजमेंट हर तरफ से हम लोग क्या देखने को मिला है, सिमेट्रिकल यानी रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, या फिर इट इज अ सॉलिड, इट इज अ सॉलिड विच हैज रेगुलर अरेंजमेंट, विच हैज रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग क्या देखने को मिलता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या देखने को मिलता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अच्छा कुछ एग्जांपल्स दे ले क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया था, डायमंड, NaCl। अच्छा इस NaCl को हम लोग यहाँ पे बना के भी दिखाएंगे, ठीक है, आपको कि NaCl कहाँ हो गया। जैसे ये Na प्लस NaCl NaCl NaCl, एक Na का सोडियम, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक क्लोरीन, इस तरह से क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, ठीक है। इसी तरह KCl, और हम लोग लिख सकते हैं ZnS। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ETC, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के रेगुलर अरेंजमेंट में अब हम लोग क्या जान रहे होंगे, इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। ट्रू सॉलिड्स कहने का मतलब है, एक चीज़ जान लीजिए, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। क्या होता है, इट हैज़ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हम लोगों के पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको हीट एनर्जी दिए, क्या दिए, हीट दिए, तो ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, एक फिक्स टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान के चल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगेगा। वहीं एमरफस सॉलिड, जो हमारा एमरफस सॉलिड होता है, वो एक रेंज में मेल्ट होता है। कहने का मतलब 95 डिग्री, अगर एक कोई सॉलिड है तो 95 to 105 इस तरह के कुछ रेंज होंगे। फिक्स नहीं होगा कि वो 95 पे ही हो जाएगा या 105 पे ही हो जाएगा, ठीक है। वो 98 पे भी हो सकता है, 100 पे भी कभी मेल्ट हो सकता है। तो हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलता है अमरफस सॉलिड में। जबकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोगों को,
शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप आ जाइए, देखिए आपको प्लस माइनस एक सेम पर्टिकुलर रेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किससे मिलके बना होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो ये जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, हम इनको बोलते हैं कि ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, और ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्रिस्टल्स कहते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल्स क्या है ना, इन क्रिस्टल्स के ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे होंगे, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कह रहे होंगे कि क्रिस्टल्स कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग क्रिस्टल्स कहते हैं। तो अब हम लोग क्रिस्टल्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, तो सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टल्स क्या है। तो लिखिए, हेडिंग दे देंगे क्रिस्टल्स। हाँ, हम लोग क्रिस्टल के भी डेफिनेशन को जानेंगे। व्हाट आर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल, तो देखिए क्रिस्टल एक ज्योमेट्रिकल शेप है, क्या, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है, क्या है, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसमें कि एक फ्लैट फेस होता है, क्या होता है, फ्लैट फेसेस होते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, एंड द सेकेंड थिंग, और नहीं सेकेंड, एंड शार्प एजेस होते हैं, क्या होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, ठीक है, यानी फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस, ठीक है। व्हाट आर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स आर द ज्योमेट्रिकल शेप, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज़ फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस, जिनके फ्लैट फेसेस होने चाहिए और शार्प एज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, यहाँ देखिए, एक क्यूबिक क्रिस्टल को हम लोग बनाएंगे, ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि फेसेस कैसे हैं, अगर हम इनको बना दें इस तरह से, तो सारे फेसेस को मैं नहीं कलर कर रहा हूँ, ये फेस कैसा है, फ्लैट है, और जो हमारे एजेस हैं, ये एज, ठीक है, ये जो हमारे एजेस हैं, ये कैसे हैं, हमारे एजेस जो हैं वो हैं शार्प, ठीक है, तो शार्प एजेस होने चाहिए, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फॉर्म होना चाहिए, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए फ्लैट फेसेस के साथ, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बोला था कि हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, एक आइसोट्रॉपिक और एक एनाइसोट्रॉपिक, जिनको कुछ स्टूडेंट्स एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी प्रोनाउंसिएट करते, तो जो भी हैं आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक, ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर होंगे, एक होगा आइसोट्रॉपी और दूसरा है एनिसोट्रॉपी, ठीक है, यानी एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी और दूसरा है हमारा आइसोट्रॉपी, एंड दूसरा है हमारा, इस साइड में लिखेंगे एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। तो क्या है ये आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी, देखिए आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एन वर्ड एमॉर्फस से मिलता है और इस वजह से उनको लगता है कि ये एनाइसोट्रॉपी एमॉर्फस का प्रॉपर्टी है। अच्छा, सिर्फ रीज़न इतना ही नहीं है, और भी रीज़न है, देखिए सब्सटेंसेस विच शोज, substances which shows similar properties in all direction, तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ सर, सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, एवरी डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में किसी भी कंपाउंड में सेम प्रॉपर्टी शो करें, ऐसा तो रेगुलर अरेंजमेंट में ही हो सकता है ना। आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है तो आप गलत हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एनाइसोट्रॉपी में क्या होगा, अभी हम बताएंगे कैसे, ठीक है।
इसमें क्या होगा, सब्सटेंसेस, क्या लिखेंगे, सब्सटेंसेस विच शोज different properties in different directions। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करें डिफरेंट डायरेक्शन में, तब हम लोग उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपी। क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपी। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग अभी आपको एमरफस सॉलिड के प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें, देखिए एमरफस सॉलिड का अगर हम लोग एक प्लस वाले एटम और माइनस वाले एटम वाले एग्जांपल को वापस ले लें, प्लस माइनस से जैसे डिनोट किए थे, तो हम लोग यहाँ बना सकते हैं एक प्लस एटम, एक प्लस, इधर माइनस आ गया, इधर माइनस भी आ गया, फिर प्लस आ गया, माइनस आ गया, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, इधर प्लस और यहाँ पे माइनस, कहीं भी रैंडमली माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह से जाएं तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है, इधर देखने को मिल रहा है, कुछ कहीं से भी आप अगर जाएं, ठीक है, तो आपको एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी लॉन्ग रेंज में अगर हम लोग दूर तक बात करें, बहुत सारे मैटर मिले हुए हैं, तो आपको एक इक्वल, एक जैसा ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा पूरे सब्सटेंस में। वहीं अगर हम लोग बात करें रेगुलर अरेंजमेंट में, तो एमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपी नेचर का होता है। क्या होता है, एमरफस सॉलिड जो होता है ये आइसोट्रॉपी नेचर को शो करता है। वहीं यहाँ पे एन आइसोट्रॉपी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम लोग यहाँ देखेंगे। अच्छा, ये है हमारा रेगुलर अरेंजमेंट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप इधर जाएं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस और माइनस आ रहा है, लेकिन सर ये तो ठीक ही है, हाँ, लेकिन किसी और डायरेक्शन में देखिए, अब अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्लस प्लस प्लस। अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो हम लोग क्या देखने को सिर्फ मिल रहा है, माइनस माइनस माइनस। तो हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे रैंडमली कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों का प्लस माइनस सब कुछ मिक्स्ड है। तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे मिक्स्ड है। क्या है, मिक्स्ड है, यानी रैंडमली कोई भी पार्टिकल आ रहा है। जबकि यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट में एक तरफ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, A to B हम लोगों को देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस आ रहा है, यानी एक के बाद एक आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इधर से जाएं तो प्लस 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 ही आ रहा है, माइनस 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 ही आ रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी नेचर, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आया, ये रेगुलर अरेंजमेंट में कैसा प्रॉपर्टी शो होगा। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो हम लोग क्या समझेंगे कि रेगुलर अरेंजमेंट में हम लोगों को एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो होता है। वही हमारा इर्रेगुलर अरेंजमेंट में, क्या, इर्रेगुलर अरेंजमेंट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, आइसोट्रॉपी, जो कि एमरफस सॉलिड शो करता है। ठीक है, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सिमेट्री जानेंगे। क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। क्या, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। देखिए क्रिस्टल्स में भी सिमेट्री होते हैं, टोटल 3 तरह के सिमेट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को लिख लें, इसके बाद हम लोग जानेंगे इसी लेक्चर में। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसको नोट कर ले सबसे पहले। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 तरह के सिमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में, मतलब किसी भी क्रिस्टल में 3 तरह के सिमेट्री को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सिमेट्री ऑफ सेंटर, यानी सिमेट्री ऑफ सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से सब तरफ देखिए, इसमें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री ये एक ही तरह का होता है। किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में हम लोग इसको बना रहे हैं। क्या, हम लोग ने ये जो टाइप्स ऑफ सिमेट्री है ये क्यूबिक क्रिस्टल में बनाया है। किसमें, एक क्यूबिक क्रिस्टल में। आप लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स देख सकते हो, ये हमारा है सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक फिगर।
तीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, और हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 हैं, एक और एक ये 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो टोटल 3 सिमेट्री होते हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ सेंटर, सिमेट्री ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है? देखिए, पार्टिकल के बिल्कुल बीच में देखें तो बीच से बिल्कुल बाकी सारे डिस्टेंसेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि जो हमारा क्रिस्टल है उसमें कैसा सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इस क्यूबिक क्रिस्टल में एक बिल्कुल सेंटर पे एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, सिंगल 1 होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखिए ध्यान से, अगर आप पहले वाले फिगर को देखिए, ये एक क्यूब है और इस क्यूब को हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा बनाने का। देखिए यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैंने पहले से बना दिया आप लोगों के लिए पहले, ठीक है। और यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इसी फिगर में देखते हैं, ये क्यूब है और क्यूब के एक्सिस में एक इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं। जब भी क्यूब को, क्रिस्टल को रोटेट किया जाएगा, क्या करना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अगर क्रिस्टल को रोटेट किया जाए कितने डिग्री? 360 डिग्री, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया जाए और बीच में एक से ज़्यादा बार एक ही जैसा फेस दिखे, क्या एक ही जैसा अपीयरेंस एक से ज़्यादा बार देखने को मिले, तब हम लोग उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इमेजिनरी लाइन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन एंड व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन, देन वी हैव सीन अ मल्टीपल अपीयरेंस, सेम अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल का अगर हम लोग इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3 तरह के हम लोग 3 बार देखने को मिलता है सेम अपीयरेंस। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं 3 4 और 6। सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे 1 था, ये 3 हो सकता है, एक इधर इधर और एक इधर, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, एक इस साइड से अप डाउन, एक इधर साइड वाइज, और एक टॉप बॉटम तो हो गया, और एक फ्रंट बैक, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह इसमें 4, इसमें हम लोगों को 6 देखने को मिलेगा। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ। क्या आप समझ रहे हो? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं बता दूं सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। जिनको पता है अच्छी बात है। देखिए, सिमेट्री का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या होता है? इक्वल पार्ट में, यानी सेम, मिरर इमेज के जैसा कुछ, ठीक है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि सिमेट्री बनाना है इसका, सर्कल का सिमेट्री कितना होता है, तो इनफाइनाइट नंबर किधर से भी काट दो, है ना। तो यहाँ पे जो सिमेट्री है हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है। तो जो हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सेंटर से लेना है, तो एक क्यूबिक क्रिस्टल में बात कर रहे हैं। किसमें? क्यूबिक क्रिस्टल में। तो क्यूबिक क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होता है, और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोले तो 3 + 6 + 4, तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो 1 हो गया। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री जो कि 1 है, फिर दूसरा हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि 3 + 4, 4 3 7 और 6, ठीक है, 13 हो गया, 13, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझ लेते हैं। प्लेन कहने का मतलब है इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए 2 पार्ट में। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, 3 बार, एक इधर ये टॉप यानी फ्रंट और बैक डिवाइड किया इस तरह से, फिर एक बार इस तरह से कर सकता है साइड वाइज, एक बार टॉप एंड बॉटम कर सकता है। तो 3 और 6 तरह से, ठीक है, डायगोनली। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 और 3 9, कितने? 9 तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं? टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो गए 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हम लोगों को देखने को मिलता है एक क्यूबिक क्रिस्टल में। कितना? 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखने को हम लोगों को मिलता है एक क्यूबिक क्रिस्टल में। एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर हम लोगों को 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इनको आप ध्यान से देखेंगे, इन फिगर्स को देखिए और बना लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए रोटेशन करा होगा, ऐसे रोटेट करेंगे इसको, पूरा ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे, ठीक है। तो ये जब रोटेशन हो रहा होगा, ठीक है, ये जो रोटेशन हो रहा होगा, तो क्यूब एक बार जब इधर से इधर आया, देखिए
आपको फिर से वही फेस देखने को मिलेगा और फिर वो जब ऐसे आएगा, ठीक है, तो सेम फेस देखने को मिलेगा, यानी रोटेशन। यहाँ पे सेम रोटेशन साइड वाइज करेंगे, इसको रोटेट करके, ठीक है, क्यूब ऐसे था, इसको ऐसे रोटेट कर दिया गया और अब रोटेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास 3 तरह के सिमेट्री देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? तो ये हमारे पास 3 चीज़ें था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिमेट्री? तो पहले एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 तरह के होते हैं। एक होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा एक्सेस ऑफ सिमेट्री और तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये था पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री सबके बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही दूर तक हम लोग रहने देंगे। तो जितने भी चीज़ें पढ़ाई गए उसे रिवीजन करें और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे होंगे आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर नीट और जेई में आए हुए और जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और एंड थैंक यू।